हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग को यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रन ए सक्सेसफुल बिजनेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको बताने चाह रहा हूं कि आप अपने बिजनेस को एकदम स्मूथली कैसे रन कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी दिक्कतों के। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करो, जल्दी चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन उससे बड़ा स्ट्रगल है उस बिजनेस को स्मूथली रन कर पाना। क्योंकि गाइस, बिजनेस को स्मूथली रन करना किसी के लिए भी इतना इजी नहीं है। जो भी लोगों को आप देख रहे हो ना बिजनेस करते हुए, उनका बिजनेस स्मूथली रन करने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो समझते हैं, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी दे पाऊं कि आप क्या कर सकते हो कि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, यानी कि जहाँ पर कॉम्पिटिटिव राइवलरी चल रही है, ऐसे मार्केट में कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश मत करो, है ना। अगर मान लो कि आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और आप उस बिजनेस का उसके अंदर कुछ और एक्सपैंड करना चाहते हो उस बिजनेस में, तो आप अपने स्मूथली चल रहे बिजनेस को एक कॉम्पिटिटिव राइवलरी वाले एरिया में जाकर उस बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। या फिर आप मान लो कि नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो आप सबसे पहले देख लो कि जहां पर जो भी आपका नीश है, जो भी आपका आपका जो भी बिजनेस है, ठीक है, किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, आप ये देखो कि आप जो बिजनेस करने वाले हो, क्या वहां पर ऑलरेडी कंपटीटिव राइवलरी चल रही है, ये आप चेक कर लेना सबसे पहले। क्योंकि गाइज, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत मैटर करता है ना। एक टाइम अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, अगर तो हमको पता था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है बहुत कमाल की थी। ठीक है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एयरटेल था, जियो नहीं था उस टाइम, एयरटेल था, रिलायंस था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें डोकोमो, एयरसेल, यूनिनॉर। ठीक है, अभी इसके अलावा आइडिया, वोडाफोन, ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी। ठीक है, इतने हैं कि आधे को तो नाम ही याद नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो चलो कुछ ऐसी कंपनियां जिनका ज़्यादातर मैं यूज़ करता था, तो इसलिए मुझे पता है। बाकी इसके अलावा और भी रेनबो करके ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी जिनका जो है सिम मार्केट में मिलता था। तो ये सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करते थे और बहुत कमाल का टाइम था वो। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन था, लेकिन बीइंग ए कंज्यूमर हमेशा खुश रहता था। क्यों? क्योंकि सब जने टिके रहने के लिए अपने प्राइस को एक दूसरे से कम रखने की कोशिश करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑफर्स निकालते रहते थे। तो वो टाइम बहुत ही कमाल का था। लेकिन गाइज, कंपटीशन तो तब भी था, और इसके बाद जैसे ही जियो आया, इनमें से आधी कंपनियां तो वैसे भी कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। ठीक है, पहले भी, और इस वजह से जियो के आते ही वो कंपनियां तो बंद हो गई। क्योंकि एयरसेल, डोकोमो जैसी, यूनिनॉर जैसी जो कंपनियां थी, कस्टमर से ज़्यादा पैसे नहीं लेते थे वो, और बहुत कम अमाउंट में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे, जो कि बहुत ही कमाल की बात थी। और उनको सर्वाइव करने के लिए उनके पास पैसा चाहिए था। जब जियो जैसी बड़ी कंपनी जब मार्केट में उतरी, तो उससे टक्कर लेने के लिए उनको पैसा चाहिए था, और उन्होंने कभी हम लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया था। तो वो अच्छी कंपनियां जो है वो बंद हो गई। ठीक है, अब जियो है, एयरटेल है, और वोडाफोन और आइडिया है, जो कि होना ना होना बराबर है, क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं वो। तो अब कुल मिलाए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एयरटेल है और जियो है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइस, फिर भी यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव राइवलरी चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जियो को अगर टक्कर देना है तो एयरटेल को कुछ ना कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो एयरटेल खत्म हो जाएगा। अगर खत्म हो गया ना एयरटेल, तो जियो की मोनोपोली हो जाएगी। वो एयरटेल के लिए भी गलत है और हम लोगों के लिए भी गलत है। ठीक है, दोनों ही केस। तो एयरटेल का टिका रहना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से एयरटेल यहाँ पे मार्केट में टिका हुआ है, हमारे लिए नहीं, उनके खुद के लिए। क्योंकि बाकी सारी कंपनियों का जो है ना इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम था, एयरटेल का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये कंपनी डूब गई तो मुश्किल हो जाएगा। टाटा डोकोमो या एयरसेल, ये जो कंपनियां थी, ये लोग दूसरों के टावर से जो है हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एयरटेल वगैरह जो इनके पास अपने खुद के टावर से, तो अगर इनकी कंपनी को कुछ भी दिक्कत होती है तो इन्हें बहुत बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, इसीलिए एयरटेल भी अपने प्राइस को नीचे लेकर आया। हालांकि एयरटेल ने बहुत लूटा है, ये बात तो हमें मानना पड़ेगा, एयरटेल ने बहुत लूटा है। और जियो जो है, जियो ने आके क्या हुआ, पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया था, और इसकी वजह से क्या हुआ, सारी कंपनियों का बिजनेस जो है ठप हो गया था। सिर्फ और सिर्फ जियो का बिजनेस चल रहा था। और आज की डेट में अगर बात करें, एयरटेल बहुत मुश्किल से टिका हुआ है ना। तो कुछ इस तरीके से, हाँ, मैं चाहता हूं कि एयरटेल टिका रहे, लेकिन गाइज, मेन बात यह है कि ये दोनों कंपनी, अगर इसके बीच में अगर कोई तीसरी कंपनी आई ना, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्योंकि करोड़ों खर्च किए हैं जियो ने।
ठीक है, इस मार्केट में के अंदर घुसने के लिए, और घुसने के बाद मार्केट में अपनी इतना अपना इंपैक्ट बना दिया ना इस मार्केट में, अगर आप कोई भी अगर इसके बीच में आएगा ना कुचला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बिजनेस आपको स्टार्ट नहीं करना। तो ये चीज सबसे पहले ध्यान रखना, इस चीज में मत घुसना। अगर आप घुस गए तो फंस जाओगे। ठीक है, अब अगर आप घुस चुके हो, ऑलरेडी इसके अंदर हो, तो अगर आपको अपने बिजनेस में कुछ बेटर करना है तो गाइज यहां पर आपको डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि आप कुछ नया करो, उसके अंदर आप कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे एयरटेल ने, जब एयरटेल का बिजनेस ठप हो रहा था तो एयरटेल ने क्या किया था, एयरटेल ने बोला कि हम लोग जो है, जो हमारा सर्विस है, जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। एक ट्रांसपेरेंसी नाम का एक वर्ड लेकर आ गए वो बीच में। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे वो कुछ चला नहीं। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स को क्या चाहिए यार, तुम प्राइस बढ़ा के तुम चाहे कुछ भी लेकर आ जाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, चाहे तुम कुछ भी लेकर आओ, कस्टमर्स को वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, इंटरनेट चलाना है, और तुम कितने में दे रहे हो इंटरनेट। अगर तुम जियो से सस्ता दोगे तो तुम कुछ भी लेकर आओ, भले मत लेकर आओ, हम एयरटेल लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा जियो से महंगा है तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है ना। सीधी सी बात ही है। तो ये लोग क्या, इन्होंने सोचा कि कुछ डिफरेंशिएशन में ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। वो इतना कोई अट्रैक्टिव ऑफर था नहीं। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपका कितना नेटवर्क आएगा, कितना सिग्नल आएगा, ये सब चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आपके आसपास कितने टावर्स है, ये सब कुछ कंज्यूमर को बताते रहे, कस्टमर को बताते रहेंगे। लेकिन सारे कस्टमर का इतना टाइम थोड़ी है कि हमारे आसपास कितने टावर्स है। कस्टमर को क्या अपने फोन में नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है मतलब खराब है, नेटवर्क आ रहा है मतलब अच्छा, इससे ऊपर कुछ चाहिए नहीं होता कस्टमर्स को। तो डिफरेंशिएशन अगर लेकर आते हो तो कुछ नया लेकर आओ। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम मोबाइल फोन्स को देख लें, स्मार्टफोन्स को, तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में अगर हम देखें, एप्पल है, सैमसंग है, ठीक है, माइक्रोमैक्स था, ऐसे सोनी है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अब इसके बीच में रियलमी, एमआई, ओप्पो, वीवो और हमारा क्या बोलते हैं वन प्लस, ये सब आए, और अभी नथिंग भी आया। इन सब ने अपना मार्केट कैसे बनाया, इसके बीच में आके क्या ऐसा अलग किया इन्होंने। ठीक है, अगर हमें पूरी मार्केटिंग सीखनी है ना तो सब कुछ हमें यही मिल जाएगा। सबका जवाब हमारे इस स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, हर चीज़ का जवाब है। एमआई को ले लो, जो है इन्होंने अपना जो प्राइस है बाकी सबसे कम रखा। ठीक है, तो एक तरह से इसको लॉस लीडरशिप तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ, इन्होंने अपना प्राइस बाकी सबसे कम रखा और फीचर ज़्यादा देने की कोशिश की। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली एक फ्लैगशिप फ़ोन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक टाइम था जब हमें अगर एक नॉर्मल फ़ोन चाहिए था तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये देने पड़ते थे। आज के डेट में 7 या 8 हज़ार रुपये मिल जाएगा फ़ोन। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, एमआई से हुई। अब इसके बाद जो है रियलमी आया, और अभी आप देखोगे तो पोको आया है। ठीक है, तो रियलमी ने क्या किया, एमआई से भी कम प्राइस में देना शुरू किया। ठीक है, तो रियलमी भी कोशिश कर रहा है, वो भी सक्सेसफुल है, क्योंकि देखो अब लोगों को क्या कम प्राइस में चाहिए। अब वो रियलमी दे, चाहे एमआई दे, चाहे पोको दे, चाहे कोई भी दे। ठीक है, प्राइस कम है तो कस्टमर खुश है। तो इन्होंने कुछ अलग किया, यहाँ पे इन्होंने प्राइस के साथ खेला। अब दूसरा काम क्या, ओप्पो और वीवो ने। अब ओप्पो और वीवो ने प्राइस में कुछ भी यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन ओप्पो और वीवो में ये किया कि ओप्पो ने और वीवो ने अपने कैमरे पे काम किया। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा फ़ोन फ्लैगशिप है, हमारा फ़ोन ये है वो, उन्होंने कहा हमारा फ़ोन कैमरे के मामले में बेस्ट है। ठीक है, और है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम आईफोन की बात कर ले, आईफोन के कैमरे से अच्छा है। अगर हम बात कर ले सैमसंग के, तो सैमसंग के कैमरे से अच्छा है। ठीक है, अगर हम बात कर ले वन प्लस की, तो वन प्लस के कैमरे से भी अच्छा है। इन तीनों के कैमरे से जो है ओप्पो और वीवो कैमरा अच्छा है। यहाँ तक कि अगर हम बात कर ले यहाँ पर हमारे गूगल के फ़ोन की, तो उससे भी अच्छा है। तो गाइज यहाँ पर अगर हम इससे किसी से भी कंपेयर कर लें, ठीक है, सभी केस में ओप्पो और वीवो कैमरा अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को अपनाया, लेकिन ये स्ट्रैटेजी चल गई। बाकी लोगों के केस में, एयरटेल के केस में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को अपनाने की कोशिश की। ट्रांसपेरेंसी एक डिफरेंशिएशन टेक्निक थी उनकी, लेकिन नहीं चला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करोगे तो। और आज के डेट में अगर कोई भी फ़ोन एक नया डिज़ाइन लेकर आ रहा है तो वो ओप्पो और वीवो है। ओप्पो और वीवो के अलावा कोई भी कुछ नया डिज़ाइन लेकर नहीं आ रहा है मार्केट में। ठीक है, अगर कोई लेकर आ भी रहा है तो किसी ना किसी की कॉपी कर रहा है, लेकिन एक नया डिज़ाइन पर, फ़ोन के डिज़ाइन पर अगर कोई काम कर रहा है ना, तो वो सिर्फ ओप्पो और वीवो। पहले आपने देखा होगा नोकिया, हर बार कोई फ़ोन लॉन्च करता है ना, एक टोटली डिफरेंट लुक होता था उस फ़ोन का। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि नोकिया के बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने अलग अलग वीडियोज़ में बताया हुआ है कि नोकिया का डाउनफॉल क्यों हुआ, लेकिन जो भी है वो जो चीज़ है ना वो ओप्पो कर रहा है। तो वहाँ पर भी इन्होंने एक अलग काम किया, वहाँ पर भी डिफरेंशिएशन किया है कि हम डिज़ाइन में कुछ नया लेकर आएंगे।
ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, अगर आप पहले से मार्केट में नहीं हो तब तो आप देखोगे कंपटीटिव राइवलरी जहां चल रही है वहां तो मत जाओ, और अगर आप ऑलरेडी मार्केट में हो और फंस चुके हो तो आप डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करो। ये पहली चीज थी, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरा जो है वो है कि आप जो है जो अपना सप्लायर है, ठीक है, उसका बार्गेनिंग पावर को समझो, सप्लायर के बार्गेनिंग पावर को समझो। अब ये क्या चीज़ है, देखो अभी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो किसी भी चीज़ का, या फिर आप एक रिटेलर हो, या फिर आप कुछ भी हो, आपको हमेशा कोई ना कोई सप्लायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है, आपको कुछ भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको सप्लायर की जरूरत तो हर हाल में पड़ने वाली है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या है कि मान लो कि मुझे एक स्मार्टफोन बनाना है। अब स्मार्टफोन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसमें कैमरा लगाना है। कैमरे के जो लेंसेस जो है वो सोनी बनाता है। अब मुझे क्या है ना, सोनी से लेंसेस खरीदने हैं। अब वो मेरे लिए क्या हुआ, सप्लायर। अब अगर मान लो कि मार्केट में लेंस बनाने वाली कंपनी सिर्फ सोनी ही है और कोई है ही नहीं, तो मतलब मुझे भी और दूसरों को भी, सबको इस सप्लायर पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हर एक बिजनेस को जो स्मार्टफोन बनाता है उन सबको लेंसेज के लिए सोनी पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या रहेगा कि सोनी के जो है भाव बढ़ जाएंगे। तो सोनी क्या करेगा, वो अब बार्गेनिंग पे आ जाएगा। वो क्या करेगा कि हमें ज़्यादा प्राइस में ही देगा अब लेंसेज, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है। तो ऐसा बिजनेस काम नहीं करेगा। आप ये देख लेना कि क्या सप्लायर की चॉइस है कि नहीं है। अगर सप्लायर की चॉइस नहीं है तो गाइज सप्लायर अपने मुंह मांगी कीमत लेगा आपसे, और आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको उस बिजनेस को आगे रन करना है। तो ऐसे में आपको कुछ लाइनें सुनने में आती है। बिजनेसमैन क्या बोलता है, यार बिजनेस में तो कोई मजा नहीं आ रहा बिजनेस करने में, हमारा जो प्रॉफिट है वो मार्जिन बहुत कम हो चुका है, ऐसे तो धंधा कब तक चलेगा पता नहीं। ये सब चीजें जो आप सुनते हो ना बिजनेसमैन के बोलते, वो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि जो सप्लायर होता है ना, जो आगे बैठा हुआ है, वो बंदा अपने मनमानी पे आ गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये दिक्कतें आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा देखना है कि या तो मार्केट में वो चीज जो है अच्छे क्वांटिटी में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर यू मान लो जैसे कि आप आज के डेट में कैनन का कैमरा लेने चले जाओ, सोनी की कैमरा लेने चले जाओ, गाइस मार्केट में किसी के पास है ही नहीं, है ना। वो इतने बनते ही नहीं है जितना डिमांड है। तो हमेशा इस चीज की जो प्राइस है ना, वो दुकानदारों को भी ज्यादा पड़ेगी और आपको भी ज्यादा पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि जितनी डिमांड है उतना कैमरा बनता ही नहीं है मार्केट में। तो वैसे ही कुछ सीन है कि अगर मान लो कि जो सप्लायर है वो एक ही है, तो आपको उसे एक सप्लायर की डिमांड पर वो जो भी डिमांड करेगा आपको उसे देना पड़ेगा। अगर नहीं देना चाहते हो तो उस बिजनेस में घुसो ही मत। आप देख लो जहां पर सप्लायर ज्यादा है, जहां पर मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत हो, उसमें घुस जाओ। अब तीसरी चीज, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। अब गाइस बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है, देखो अब क्या रहता है ना कि अगर मान लो कि आप कपड़े बेच रहे हो, ठीक है, और आप मेन मार्केट में कपड़े बेच रहे हो, ठीक है, जहां पर 100 और कपड़ों की दुकान है, आपकी तो है ही है, 100 और कपड़ों की दुकान है। अब यहां पर क्या होगा कि जो कस्टमर आपकी दुकान में आता है वो आपसे बहुत बार्गेनिंग करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इस दुकान से निकलकर एक कदम और आगे चलूंगा तो दूसरी दुकान है, उसके बाद एक कदम और आगे चलूंगा तीसरी दुकान है, और ऐसे 99 दुकान और पड़े हैं वहां पे, ठीक है। तो वो आपको मतलब पूरा निचोड़ देगा। अगर उसमें टैलेंट हुआ तो आपको पूरा निचोड़ देगा। मतलब यहां पर उस कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है। अब इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी ज्यादा, क्योंकि वो आप मेन मार्केट में बैठे हो जिसमें हर जगह कपड़े कपड़े दिख रहे हैं। उसे कहीं ना कहीं उसे कपड़े से मतलब है ना, आपकी दुकान से तो मतलब है नहीं, तो इसलिए वो बार्गेनिंग करेगा आपसे, अच्छा खासा बार्गेनिंग करेगा। तो वहां पर आपको ये सोचना है कि आप ऐसी जगह तो धंधा नहीं कर रहे हो जहां पर आपके जैसे बहुत सारे लोग और बैठे हुए हैं, और वो लोग जो है आपसे कम प्राइस में देंगे तो उनका माल लेके वो चले जाएंगे। तो ऐसी जगहों को अवॉइड करो। आप ऐसी जगह देखो, मेन मार्केट में तो बेचो, लेकिन ऐसी जगह पे बेचो कि अगर कोई आपके पास आता है तो वो आपसे लेकर जाए, उसको ज़्यादा चॉइसेस ना मिले आसपास, इतना जल्दी चॉइसेस ना मिले। चॉइसेस तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो सोचेगा कि यार देखो बहुत धूप पड़ती है, गर्मी के टाइम पे बहुत धूप पड़ती है, एक कस्टमर घर से निकलता है आपसे मतलब कपड़े वगैरह लेने के लिए, वो आपके एरिया में आता है, आपकी दुकान में आता है, अगर उसको कोई कपड़ा लगता है 100, 200, 500 रुपए आप ज़्यादा ले रहे हो, अगर उसे लगेगा भी, लेकिन जब से वो बाहर देगा ना उसको धूप ही धूप दिखेगी हर तरफ, ठीक है। वो उस धूप में 10 चक्कर काटने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो सोचेगा अरे 500 रुपये देते हैं, निपटाते हैं इस बात को। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखो। एनवायरनमेंट भी बहुत
बड़ा गेम चेंजर होता है बिजनेस के मामले में। ठीक है, तो इस तरीके के चीज़ों को पहले से सोच के रखो कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जब हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स की। अब गाइस इसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव्स की। अब मान लिया कि हमने एक कॉस्ट लीडरशिप पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है, या फिर हम ये मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस, हमने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम नहीं घुसे, ठीक है, हम कॉम्पिटिटिव राइवलरी का कोई हिस्सा नहीं है। हमने देख लिया जो है बार्गेनिंग का, हमने देख लिया कस्टमर का भी देख लिया, हमने सप्लायर का भी देख लिया। अब आता है गाइस ऑल्टरनेटिव, ये सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देता है। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल नया है, आपने जो प्रोडक्ट निकाला वो किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास ही है। ठीक है, आप किसी को अगर वो प्रोडक्ट लेना है तो आपसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरा आपका कंट्रोल है इस चीज पर। कब तक रहेगा आपका कंट्रोल? जब तक कि मार्केट में उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकलता है ना। अब मार्केट में ऑल्टरनेट निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लोगों को लगेगा ओके ये प्रोडक्ट बन सकता है, उनको आइडिया मिल गया, वो लोग भी उस प्रोडक्ट को बनाएंगे और आपसे कम प्राइस में बनाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को एक ऑल्टरनेटिव मिल गया, और जैसे ही ऑल्टरनेटिव मिल जाता है फिर धीरे धीरे आपको भी अपना प्राइस गिराना पड़ेगा या फिर आप मार्केट से बाहर। ठीक है, तो अब यहां पर इस चीज से कैसे बचे? गाइस देखो, इस चीज से बचने का एक ही एक तरीका है, या तो अगर मार्केट में आप एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है, तो एकदम से लेकर आओ, एकदम से लेकर आओ। इससे क्या है कि अगर किसी ने आपका जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी करने की कोशिश कर भी ली, ठीक है, तो उसे कॉपी करने में कम से कम 3-4 साल का टाइम लग जाए। चलो 1-2 साल का टाइम तो लगता ही है। अगर आप एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आते हो, उसको बनाने में 1-2 साल का टाइम किसी और को लगता भी है। इस 1-2 साल में आप उसकी मार्केटिंग कुछ ऐसी करो कि मतलब आप इस 1-2 साल के अंदर इतने दूर निकल जाओ कि वो बंदा कॉपी करके आपके पास तक कभी पहुंच ही नहीं सकता हो। ठीक है, ये फर्क पड़ता है। ये जो है ना, अपने मार्केट इक्विटी जो होती है कि आपने मार्केट के अंदर आके आपने इतना तगड़ा नाम बना लिया आपने कि अब आपका धंधा तो चलता रहेगा, कोई पीछे कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, आप तक कोई नहीं पहुंच सकता। नीचे वाले लोग एक दूसरे से कंपीट करते रह सकते हैं, लेकिन आप तक पहुंच नहीं सकेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर अपडेट्स लाते रहो। अपडेट लाने का मतलब ये है कि आपने आज के डेट में एक कैमरा फोन बना लिया, मान लो ओप्पो वीवो जो है, उन्होंने एक कैमरा फोन बनाया, डिफरेंशिएशन पे काम किया, उनके मुकाबले का कोई भी नहीं है। लेकिन अगर वो जिंदगी भर इसी चीज को लेकर बैठे रहे कि हमारा एक कैमरा फोन है, हमारा कैमरा अच्छा है, ये बोलते अगर बैठे रहे, उन्होंने कुछ भी नया चेंजेस नहीं किया, तो एक दिन कोई नया फोन कहीं से उठकर आएगा जिसका कैमरा ओप्पो वीवो से भी अच्छा होगा और खत्म हो जाएगा ओप्पो वीवो का मार्केट। उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो हमेशा मार्केट में टिके रहे, जिसकी वजह से वो डिजाइन्स में चेंज लाते रहते हैं, कुछ ना कुछ डिजाइन में चेंज लाते रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि उनके पास डिजाइन भी है, उनके पास कैमरा भी है, और बाकी सारे फोन जो फीचर्स दे रहे हैं वो भी उनके अंदर ठीक ठाक है ना। हाँ, अगर बहुत डीप में घुसे अगर हम इन सब चीजों के अंदर, तो गाइस बहुत सारे चेंजेस है। जैसे एप्पल को देख लो ना, तो उसका कैमरा इतना अच्छा है, इतना एक्सपेंसिव है, चार्जर भी नहीं देते हैं, ठीक है, हर तरह से उसमें गड़बड़ दिखती है जब मैं उसको देखता हूँ, लेकिन फिर भी वो फोन बिकता है। और आज के रेट में इंडिया में जो बंदा 10,000 या 15,000 रुपए भी कमाता है महीने के, वो भी एप्पल खरीद रहा है EMI पे। ठीक है, क्यों बिक रहा है? क्योंकि एप्पल टोटली एक अलग लेवल पे काम कर रहा है। एप्पल का अपना अलग ही चिप है, ठीक है। एप्पल जैसे कि एंड्रॉइड की बात करें तो मीडियाटेक चिप है उनका, और जो है स्नैपड्रैगन है। एप्पल टोटली अलग चीज पे काम कर रहा है, वो इस कंपटीशन में घुस ही नहीं रहा है। मीडियाटेक में तुम्हें जो करना है करो, स्नैपड्रैगन का जिसका जो भी चल रहा है वो करते रहो, हम हमारा खुद बनाए चिप, जो खुद बनाएंगे हम लोग। 2 GB 4 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB रैम की बात करते हैं। एप्पल के फोन में रैम है ही नहीं, बिना रैम के चल रहा है वो फोन, ठीक है। तो टोटली एक डिफरेंट लेवल पे एप्पल खेल रहा है, तो उनका जो बिजनेस है वो चलना ही चलना है, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। और हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, ठीक है। हालांकि कोई इतना कुछ नया नहीं होता है, लेकिन एप्पल है, हमेशा जो स्पीड की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस, कुछ भी कर लो हम, एप्पल के टक्कर तक कभी भी कोई दूसरा जो है हमारा प्रोसेसर पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इसीलिए एप्पल हमेशा आगे रहता है, ठीक है। और वो अपडेट्स कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, और हाँ डेफिनेटली डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस वो कहते हैं ना, हमने इस साल ये नया बटन लगा दिया, इधर ये कर दिया, वो कर दिया, वो कोई चेंज नहीं बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन फिर भी वो आगे, क्योंकि उनका जो सबसे मेन जो है ना, मेन फाउंडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि उनका प्रोसेसर है। कोई मुकाबला नहीं है उसका, ना तो पहले था ना ही आज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ है कि ऑल्टरनेटिव जो है हमेशा मार्केट में आते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी चीज़ों को सुधारते रहना है, यही एक ऑप्शन है आपके पास। अगर आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो तो डेफिनेटली
आप अपने जो बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर सकते हो, एकदम स्मूथली आपका बिजनेस रन होता रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि वक्त की मांग है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके जो मार्केटिंग स्किल है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।